जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टोटला। टोटला एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में स्पेशली सिविल केसेस जो होते हैं उनमें टोटला इम्पोर्टेंट है। हमें इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं टोटला है क्या। क्या मेजर डिफरेंस है बिटवीन टोट एंड क्राइम। तो टोट जो होता है ये एक प्राइवेट रोंग होता है, जबकि क्राइम जो होता है वो पब्लिक रोंग होता है। प्राइवेट यानी कि एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है, जो हमारा क्राइम होता है वो सोशल पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। यानी कि इन शॉर्ट आप कहने के टोटला के अंदर जो राइट इन्फ्रिंज होता है वो राइट इन रैम होता है, राइट इन पर्सोना होता है, और जो राइट इन रैम है वो जिसमें होता है क्रिमिनल लॉ में। ठीक हो गया। तो ये तो मेजर डिफरेंस है इनमें कि राइट कौन सा इन्फ्रिंज होता है। तो उसके बाद जो प्रोसीजर टोटला का है वो एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल है सीपीसी में, यानी कि डिफाइन है किसमें, सीपीसी में, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड में। जबकि क्रिमिनल लॉ का जो प्रोसीजर है वो कहाँ डिफाइन है, सीआरपीसी में। और उसके अलावा जो टोटला के अंदर प्लेंटिफ को क्या दिया जाता है, प्लेंटिफ को कंपनसेशन दिया जाता है। कि क्रिमिनल लॉ के अंदर प्लेंटिफ कह लें या फिर रॉन्ग डूवर जो होता है उसको एज अ रिजल्ट क्या दिया जाता है, कमिट करने पर उसे पनिशमेंट दी जाती है। किसी रॉन्ग डूवर को पनिशमेंट दी जाती है और उसे जो विक्टिम होता है उसको हम क्या देते हैं, उसे कम दियत वगैरह अर्श दमन जो भी बनता हो उसका कंपनसेशन वो दे देते हैं, और जो हमारा रॉन्ग डूवर है उसे पनिशमेंट देते हैं। जबकि हमारे यहाँ टोटला में वो कमिट होता है तो जो रॉन्ग डूवर है उसे कंपनसेट करना पड़ता है, यानी कि वो कंपनसेशन देता है, फ़ाइन देता है। फ़ाइन भी दे सकता है, कंपनसेशन यानी कि जितना लॉस उसने विक्टिम का किया है उतना वो उसे देगा। आगे है टोटला का बेसिक पर्पस, बेसिक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, वह प्रोटेक्ट ऑफ राइट, यानी कि राइट की प्रोटेक्शन करना। जबकि क्रिमिनल लॉ का जो मकसद है वो है माशरे के अंदर पीस कायम करना, माशरे के अंदर क्राइम को रोकना। ये जो है इसकी जो प्रोसीडिंग है वो सिविल कोर्ट में होती है टोटला की, और जिसकी प्रोसीडिंग है वो सेशन कोर्ट में होती हैं। ओके हो गया। और उसके अलावा टोटला के अंदर माइनर जो है वो केस फाइल कर सकता है, जबकि क्रिमिनल लॉ के अंदर माइनर जो है वो केस फाइल नहीं कर सकता। और टोटला के अंदर जो पार्टीज़ होती हैं वो प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट होती हैं, जबकि क्रिमिनल लॉ में स्टेट वर्सेस एक्यूज होता है। क्राइम के अंदर जो है स्टेट इंक्लूड होती है, स्टेट जो होती है वो भी ये उसके सामने भी जो एक्यूज है वो आंसरेबल है। तो हमेशा क्रिमिनल लॉ में स्टेट वर्सेस एक्यूज लिखना है आपने, और टोटल लॉ में आपने प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट लिखना है आपने। ठीक है। और इंटेंशन मैटर करती भी और नहीं भी करती, जबकि क्रिमिनल लॉ में इंटेंशन मैटर करती है। ओके हुआ। और अगर हम टोर्ट लॉ के साथ डिफरेंस करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है और जो टोर्ट लॉ है इन दोनों में डिफरेंस है। वो कैसे डिफरेंट है, टोर्ट लॉ के अंदर जो ऑब्लिगेशन वायलेशन होती हैं वो प्रोहिबिशन बाय लॉ है टोर्ट लॉ के अंदर। जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑब्लिगेशन वायलेशन होती हैं वो प्रोहिबिशन बाय द पार्टीज़ है, यानी कि पार्टीज उन्हें प्रोहिबिट किया था कोई काम करने से, लेकिन उन्होंने उस ऑब्लिगेशन की वायलेशन की तो फिर भी उनसे डैमेजेस क्लेम कर सकता है। उसके अलावा अगर हम देखें टोर्ट लॉ के अंदर अगर आपने केस फाइल करना है तो उसकी लिमिट है विद इन 1 ईयर, और जबकि लिमिटेशन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर 3 ईयर है। और उसके अलावा लीगल ड्यूटी, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगल ड्यूटी जो होती है लीगल ड्यूटी है और बाउंड है। ठीक है। और जबकि फिक्स्ड बाय पार्टीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पार्टीज़ हैं वो लीगल ड्यूटी डिफाइन करती हैं कि कौन सी लीगल ड्यूटी होगी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जबकि टोर्ट के अंदर जो लीगल ड्यूटी वो डिफाइंड बाय लॉ है। लॉ ने एक्सप्लेन कर दिया कौन सी ड्यूटीज़ हैं। उसके अलावा हमारे पास डैमेजेस हैं।
डैमेजेस टोर्ट लॉ के अंदर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं जो पहले एक्सप्लेन नहीं होते, जबकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं जो पार्टी बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करती हैं। ओके हो गया, बस इतना ही। अभी आपको फ़र्क बहुत है, और ये आगे हम देख लेते हैं कि टोर्ट लॉ अपने आप में खुद में क्या है व्हाट इज़ टोर्ट लॉ। टोर्ट क्या है? टोर्ट है एक लातिन टर्म, टोर्टम, लातिन टर्म है विच मीन्स टू ट्विस्ट, ड्राइव फ्रॉम द यूके इज़ द सिविल लॉ। यानी कि ज़्यादा ये सिविल लॉ है और एप्लीकेबल होता है यूके के अंदर। हमारे अंदर भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन प्रैक्टिस कुछ ऐसी है कि पता नहीं लगता कि टोटल एप्लीकेबल हो रहा है या सिविल लॉ। मोस्टली ये केसेस जो होते हैं सिविल लॉ के सिविल कोर्ट में फाइल होते हैं। आगे है रोंग डन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन और प्रॉपर्टी। या तो वो रोंग कमिट करता है अगेंस्ट अ पर्सन, या तो अगेंस्ट अनदर प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। ठीक है। आगे है इसके मेन एलिमेंट्स में भी रिक्वायर्ड, मेंटल लिख दिया गया है, मेंटल एट, हाँ मेंटल ये रहेगा, मेंटल एलिमेंट्स में भी रिक्वायर्ड, यानी कि जो उसकी मेंटल कंडीशन है। मेंटल के अंदर क्या होती है? टेंशन होती है, तो उसके मेंटल एलिमेंट्स के अंदर में भी रिक्वायर्ड, उसकी इंटेंशन रिक्वायर्ड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे कि मोटिव, मोटिव का मतलब होता है उसके प्रीपेयर था, प्रीपेयर प्लान था, उसका मोटिव था उसे बदला लेने का, उसे नुकसान पहुंचाने का, तो उसने अपना मोटिव कंप्लीट कर लिया। ठीक है। इंटेंशन उसकी नीयत ही थी। नीयत या तो उसकी मेलाफाइड होगी या बोनाफाइड होगी, आपको पता ही है इंटेंशन हैज़ टू काइंड्स, मेलाफाइड एंड बोनाफाइड। मैलिस, या तो उसने बदला लिया, पहले उस विक्टिम ने उसके साथ ऐसा किया था और इसकी वजह से जो रॉन्ग डूवर है उसने भी ऐसा किया। अब ये बात याद ध्यान निश्चित कर ले कि पीपीसी अंदर का वर्ड मैंने हमेशा ओफेंडर यूज़ किया, यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ करूँगी रॉन्ग डूवर, इनके रॉन्ग करने वाला। तो ये भी आपने लफ्ज़ को देखना है, उसने बदला लिया है, मैलिस के साथ उसने रॉन्ग कमिट किया है। ठीक हो गया। तो यही है कि इसके अंदर रॉन्ग कमिट किया जाता है, इनके को गलत काम किया जाता है, रॉन्ग डूवर कहलाता है जो करता है। आगे है काइंड्स, टोर्ट की काइंड्स बता दी हैं कितनी किस्म का टोर्ट होता है। सबसे पहले है मेल्फिसेंस, मिसफिसेंस एंड नॉनफिसेंस। मेल्फिसेंस होता है जो कि इंटेंशनल टोर्ट्स होते हैं, जिसमें आपकी इंटेंशन होती है, यानी कि आपकी इंटेंशन मेलाफाइड होती है। आप असॉल्ट करते हैं, किसी को डराते धमकाते हैं, बैटरी या म्यूजिक को फोर्स करते हैं। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, आप किसी को गलत तरीके से किसी कमरे में या किसी गलत जगह पर बंद कर देते हैं। फ्रॉड करते हैं, यानी कि आप उसके डिसीव करते हैं, उसे उसके साथ फ्रॉड करते हैं, उसको गलत गाइड करते हैं किसी बारे में। डेफामेशन, आप उसको डिफेम करते हैं, इनके बेइज्जत करते हैं। कन्वर्जन, किसी भी चीज़ को बगैर इजाज़त के इस्तेमाल करते हैं, विदाउट परमिशन। अनलॉफुल असेंबली बनाते हैं, 5 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके किसी जगह पर इकट्ठे होकर आप किसी को तंग करते हैं, कोई रॉन्ग कमिट कर देते हैं या फिर कोई क्राइम कमिट कर देते हैं, किसी की डेथ कॉज कर देते हैं अनलॉफुल असेंबली से। तो अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट हो जाए फिर तो उसकी सज़ा एक्सप्लेन है पीपीसी में, और अगर कोई रॉन्ग कमिट करते हैं तो फिर अनलॉफुल असेंबली की सज़ा भी उस सेम होगी सबकी। आगे ट्रेस पास, ट्रेस पास के अंदर आप किसी के अंदर घर दाखिल हो जाते हैं, या तो अनलॉफुल असेंबली से या खुद विदाउट परमिशन किसी के घर दाखिल हो जाते हैं, या फिर छत के ज़रिए दाखिल हो जाते हैं, या फिर कैसे रास्ते से दाखिल हो जाते हैं जो कि रास्ता बंद है, आप उसको तोड़ के चले जाते हैं। तो वैसे कोई भी काम जो विदाउट परमिशन हो, तो इंटेंशनल हो, इंटेंशन आपकी शामिल हो, तो ऐसे सब काम को हम कहते हैं ना इंटेंशनल टोर्ट। इसके अंदर जो दूसरी पार्टी होती है विक्टिम जिसे कहते हैं, वो क्या करती है, वो कंपनसेट लेती है। आगे नॉनफिसेंस, नॉनफिसेंस होते हैं नेग्लिजेंस, जिसमें आपकी नेग्लिजेंस होती है, आपकी इंटेंशन नहीं होती, आप लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। आप कोई ना कोई ऐसा आपसे रॉन्ग कमिट हो जाता है जिसमें आपकी इंटेंशन नहीं होती, लेकिन आपको पता भी नहीं होता, वो हो जाते हैं। रेकलेसनेस या रेशनेसनेस इसकी मिसाल है। तो आ कार इंसिडेंट, मेडिकल प्रैक्टिस, स्लिप फॉल इंजरी, यानी कि कार इंसिडेंट, कोई आप कार चला रहे थे, किसी बच्चे का या किसी बड़े का एक्सीडेंट हो गया, तो वो उसमें आपकी इंटेंशन थोड़ी ना थी, वो तो बाय नेचर था या बाई चांस हो गया। तो कार इंसिडेंट और मेडिकल प्रैक्टिस, अगर आप किसी को ऑपरेशन कर रहे हैं, गलती से आप कोई गलत ऑपरेशन कर देते हैं, वो भी आपकी नेग्लिजेंस है, हालांकि आपको सिर्फ कौन सी दुश्मनी थी। और यहाँ पे स्लिप एंड फॉल इंजरी, यानी कि आप किसी जगह छिलके फेंक देते हैं और वो स्लिप करता है, उसको इंजरी हो जाती है, तो फिर भी आपने रॉन्ग कमिट किया तो आपको इसको कंपनसेट करना पड़ेगा।
मोस्टली टोर्ट लॉ के अंदर कंपनसेशन ही लिया जाता है, उनके डैमेजेस क्लेम की जाती हैं। डैमेजेस क्या वो मैं बताती हूँ आपको। आगे टॉपिक है मिसफिसेंस होती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अटैक बाय विल्ड एनिमल डिज़ाइन डिफेक्ट मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी तब राइज होती है जिसके अंदर आपने पे करना ही होता है, आपकी लाइबिलिटी होती है चाहे आपका कसूर हो या ना हो। ये नहीं होता कि आपका कसूर था या नहीं था, अगर आपका कसूर था तो भी आपने पे करना, नहीं था तो भी करें। जैसे कि अब आपने कोई विल्ड एनिमल जैसे कोई शेर वगैरह रखा, आपने उसे बांध कर नहीं रखा, आपने उसको कंप्लीट बंद जगह पर नहीं रखा जिससे वजह दूसरे इंसानों को वो दूसरी चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, अगर जिसका नुकसान हो रहा है आपने उसे कंपनसेट करना है। अब ये नहीं आप कह सकते मेरा तो कसूर नहीं थी तो जानवर नहीं, जाहिर सी बात जानवर थोड़ी ना करेगा, आप पे लाइबिलिटी अराइज हो गई है। अगर आप कोई ऐसे मैन्युफैक्चरिंग काम करते हैं, आप कोई ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं जैसा कि उसने आपको बनाने के लिए कहा था लेकिन आपने वैसा नहीं बनाया, तो फिर भी वो क्या होती है आपकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। इसी के साथ एक और लाइबिलिटी होती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के साथ विकेरियस लाइबिलिटी। विकेरियस लाइबिलिटी को आई थिंक एब्सोल्यूट लाइबिलिटी भी कहते हैं, एब्सोल्यूट कहते हैं। तो उसके अंदर ये होता है कि आपका आपका जो होता है कसूर नहीं होता, आप कोई एजेंट रखा होता है, कोई सर्वेंट रखा होता है, वो गलती करता है, आप उसके बिहाफ पे करते हैं, उसे हम विकेरियस लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो जो आपने की गलती हो या ना हो किसी के ज़रिए हो वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आपने पे करना ही करना है। इसके अंदर जो रेमेडीज़ अवेलेबल नहीं होती, इसके अंदर आपने पे करना है। और केजेस के अंदर कुछ रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ कौन सी हैं। आगे है पनिशमेंट जो टोर्ट लॉ के अंदर है वो तीन ही तरह के होते हैं, या तो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं आप, यानी कि और उसके अलावा आप कंपनसेशन ले सकते हैं। डैमेजेस और कंपनसेशन में ये फ़र्क है कि आप जितना चाहे कंपनसेट उसे ले सकते हैं क्योंकि उसने आपको डिफेम किया है, उसने नेग्लिजेंट टोर्ट किया, मेलफिसेंस किया, मिसफिसेंस किया या फिर नॉनफिसेंस किया, आप उसे कंपनसेशन ले सकते हैं जितना आप चाहें। जबकि डैमेजेस उतना है जितना आपने अगर डैमेज हुआ है आपने उससे ज़्यादा नहीं लेना। जबकि रिलीफ या तो आप कोई भी उससे रिलीफ ले सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ये तीन फॉर्म है रेमेडीज, ये तीन है पनिशमेंट जो आपको टोर्ट कमिट होने पर मिलती हैं। आगे इसेंशियल्स ऑफ टोर्ट। एक इसेंशियल्स क्या है एक टोर्ट के, उसमें प्राइवेट राइट होना चाहिए, यानी कि आपका अपना राइट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हो। उसके बाद फिक्स बाय लॉ में डिफाइन किया हो कि ये आपका लॉ है, जैसे कि फंडामेंटल राइट है। इसको हम कैसे इन्फोर्स करवाते हैं, इसमें हम सिविल कोर्ट भी जाते हैं, सेशन कोर्ट भी जाते हैं, फिर हाई कोर्ट भी जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जब वायलेशन होते हैं इसमें कुछ सिविल लॉज भी आपको दिए जाते हैं जो कि प्रोहिबिशन बाय लॉ होते हैं। जैसे कि आप किसी को डरा धमका नहीं सकते, आप किसी के प्रॉपर्टी के अंदर नहीं जा सकते, ऐसे कुछ लॉ जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हैं, फिक्स्ड बाय लॉ हैं। अगर इसकी वायलेशन होती है तो फिर भी आप आंसरेबल हैं बिफोर द कोर्ट। आगे अवेलेबिलिटी ऑफ द लीगल एक्शन टोर्ट क्लेम, और उसके अलावा उसमें लीगल अवेलेबिलिटी हो, इतना इतना एबल हो कि उसके अंदर इतनी अवेलेबिलिटी हो कि हम टोर्ट क्लेम कर सकें, इनके डैमेजेस या रिलीफ या फिर कंपनसेशन क्लेम कर सकें। रेमेडी हो कंपनसेशन मनी, रेमेडी या तो कंपनसेशन हो, कंपनसेशन इन द मनी फॉर्म। ठीक है, तो ये एसेंशियल्स मस्ट बी फुलफिल, प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट राइट, फिक्स्ड बाय लॉ, अवेलेबिलिटी, रेमेडी एंड ड्यूटी। वो सेकंड पर्सन की वो ड्यूटी थी जो उसने फुलफिल नहीं की तो फिर वो टोर्ट बन जाता है। अच्छा, तो आगे काइंड्स ऑफ डैमेजेस है, डैमेजेस की डेफिनेशन देख लें। डैमेजेस इज़ मॉनेटरी, डैमेजेस क्या है, इज़ अ मॉनेटरी कंपनसेशन वाइल डैमेजेस लॉस ऑफ द लीगल राइट। ये क्या है, एक कंपनसेशन है जो कि दिया जाता है लॉस ऑफ लीगल राइट, जब किसी का लीगल राइट जो वायलेट होता है तो फिर वो दिया जाता है कंपनसेशन, उसे हम कहते हैं डैमेजेस। इसकी कुछ काइंड्स है डैमेजेस की। लिक्विडेटेड डैमेजेस जो कि पहले प्री प्लान्ड होता है स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, जब कोई पार्टी कोई ऑब्लिगेशन की वायलेशन करती है या लॉज की वायलेशन करती है तो फिर लिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो कि पहले एक्सप्लेन नहीं होते, इसे प्लेंटी कहते हैं, लोग कह लें कि जब कोई ऑफेंस कमिट हो जाए तो कोर्ट डिसाइड करती है कितना है या फिर पार्टीज डिसाइड करती हैं, प्री प्लान नहीं होते, ये प्री प्लान होते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट से पहले तैयार कर लिए जाते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस, कंटेम्पटियस डैमेजेस में आपके थोड़ा सा लॉस होता है, यानी कि आपको माइनर सा लॉस होता है, इसमें ज़्यादा नहीं, तो उसमें कोर्ट आप ये कहती है कि आप खुद से आपस में डिसाइड कर लें। नॉमिनेटिव डैमेजेस
नॉमिनेटिव डैमेजेस भी ज़्यादा नहीं होते, ये बस लॉस के हिसाब से होते हैं, जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा डिफेम कर दिया जाता है या आपके साथ कोई बुरा बिहेवियर किया जाता है तो भी आप नॉमिनेटिव या कॉन्टेम्प्टियस डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। एग्रीवेटेड डैमेजेस जो कि पार्टी एग्रीव पार्टी क्लेम करती है, जितने वो क्लेम करती है उसे एग्रीवेटेड डैमेजेस, जितना आपने इसको लॉस किया है उस हिसाब से एग्रीवेटेड डैमेजेस हैं। पनिशमेंट प्यूनिटिव डैमेजेस होती हैं जो हम किसी को सजा देने के लिए करते हैं, जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर है, उसने डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाई है जो स्किन को लॉस कर रही है, स्किन को ख़राब डैमेज कर रही है, तो उससे इतने डैमेज ले जाते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई भी प्रोडक्ट ना बनाए। तो ऐसे डैमेजेस को हम कहते हैं प्यूनिटिव डैमेजेस। ठीक हो गया। डैमेजेस की भी चार काइंड: लिक्विडेटेड, अनलिक्विडेटेड, एग्रीवेटेड, प्यूनिटिव, कंटेम्प्टियस एंड नॉमिनेटिव। ये 5 काइंड है जो आपको पता होनी चाहिए डैमेजेस कितने टाइप के होते हैं। काइंड्स ऑफ रेमेडीज़ हैं। रेमेडी जो अवेलेबल है मेट्रोपोलिटन के अंदर वो तो या तो डैमेजेस होगा, या तो इंजंक्शन होगा, कोर्ट का ऑर्डर होगा, या तो स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी को अगेन रिटर्न करने का ऑर्डर होगा, रिस्टोर करने का। आगे है काइंड्स ऑफ इंजंक्शन। इंजंक्शन की काइंड्स देख लें। इंजंक्शन कितनी टाइप की होती है? इंजंक्शन भी 4 टाइप की होती है। टेम्परेरी इंजंक्शन, जिसमें जो जज होता है वो ऑर्डर करता है टेम्परेरी ऑर्डर, ठीक है, जिसके अंदर जज कोई भी ऑर्डर करता है वो टेम्परेरी होता है। अच्छा, तो टेम्परेरी इंजंक्शन में ये होता है कि जज जो होता है ऑर्डर करता है टेम्परेरी किसी भी काम को रोकने के लिए। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई घर तामीर हो रहा है तो जज क्या कहेगा कि अभी आप इस काम को रोक दें, तो हम इस काम को आफ्टर द कंप्लीट केस फिर हम ये काम करेंगे। ये टेम्परेरी इंजंक्शन होती है। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी अगेंस्ट द म्यूनसिपल लॉ, जो अगेंस्ट ही म्यूनसिपल लॉ के, तो जज का ऑर्डर आया और टेम्परेरी तौर पर वो स्टॉप कर दी गई। आगे हैं मैंडेटरी। मैंडेटरी जो होती है, जो कि ऑब्लिगेशन होती है, जो कि आपने फुलफ़िल करनी होती है। जब जज का ऑर्डर आ गया आप उसे रिमूव नहीं कर सकते, आप उसे इनकार नहीं कर सकते। जैसे कि अगर जज ने कह दिया कि रिमूव द फैंस फ्रॉम द नेबर प्रॉपर्टी, अगर आपने नेबर की प्रॉपर्टी पर फ़ैन लगाए हुए हैं और जज का ऑर्डर आ जाए कि आप उसे रिमूव कर दें, तो आपका राइट बनता है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसे जल्द से जल्द रिमूव कर दें। सेम एज अगर किसी थेफ्ट ने, अगर किसी थीफ ने मोबाइल चुराया है तो जज ऑर्डर करेगा आप इसका मोबाइल वापस करें, तो ये भी मैंडेटरी ऑर्डर है, ठीक है। और उसके अलावा परमानेंट जो होती है उसे परपेचुअल भी कहते हैं। तो इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि ट्रेडमार्क है, इसे आप किसी का ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं, जज आपको ऑर्डर करे कि आपने यूज़ नहीं करना, तो ये क्या है? परमानेंट ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर को हम कहते हैं परपेचुअल, और इसे आप अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके अलावा प्रोहिबिटरी, और जिसमें जज आपको प्रोहिबिट करता है, यानी कि अगर कोई पर्सन है वो आपकी प्रॉपर्टी को या आपकी बॉडी को लॉस कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर, जज उन्हें ऑर्डर करेगा कि आप प्रॉपर्टी पर ये काम ना करें, प्रोहिबिट करने के लिए। जब तक केस कंप्लीट नहीं होता ये तो वो टेम्परेरी में चला जाएगा। कोई भी काम जो हो रहा है उसे रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए जो जज ऑर्डर करता है वो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन होता है। इंजंक्शन होता है कोर्ट ऑफ ऑर्डर है। तो ये डैमेजेस का मैं आपको बता दूँ, पहले हमने जो डिस्कस किया नॉमिनेटिव डैमेजेस और कॉन्टेम्प्टियस डैमेजेस जो तौहीन होती है आपकी, उसके लिए तो नॉमिनेटिव बहुत ही माइनर किस्म के होते हैं, ये खुद ही पार्टी डिसाइड कर लेती है कि आपने डैमेजेस देने हैं, या कोर्ट डिसाइड कर देती है जब ना डिसाइड हो। अच्छा, तो आगे है व्हाट आर द जनरल डिफेंस। जनरल डिफेंस भी इम्पोर्टेंट है, सेम है जैसे हमने पाकिस्तान पिनल कोड में प्राइवेट डिफेंस पढ़े थे। तो ये प्राइवेट डिफेंस यानी कि आपने खुद को बचाने के लिए कोई काम, कोई टोट कमिट किया, यानी कि फ़र्ज़ करें आप रास्ते में जा रहे थे गाड़ी पे और आपकी गाड़ी जो दूसरी गाड़ी से टकरा गई, ऐसी टकराई कि अगर आपको ना टकराती तो किसी का एक्सीडेंट हो जाता, तो या आपका अपना ही हो जाता, तो आपने खुद को डिफेंस या किसी को डिफेंस करने के लिए जो माइनर सा टोट कमिट किया है, तो आप कह सकते हैं कि ये डिफेंस था। या तो कुछ काम जो अल्लाह ताला की तरफ से उसे एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं, या कुछ काम जो स्टेट की अथॉरिटी कहती है, ऑर्डर करती है कि आप इस बिल्डिंग को गिरा दें,
आप ये कहेंगे तो सिविल रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग है लेकिन ये एक्ट ऑफ द स्टेट है। कोई भी काम जो स्टेट करती है, स्टेट अथॉरिटी करती है, तो ये भी डिफेंस है हमारे पास, जनरल डिफेंस है। और स्टैचूटरी अथॉरिटी या कुछ स्टैचूट के अंदर शामिल हो के आपने सड़कें तोड़ दें तो आप ये तो नहीं कह सकते हमारी सड़कें टूट रही हैं। ये स्टैचूटरी अथॉरिटी यानी कि कुछ जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, जो हमारे पब्लिक सर्वेंट होते हैं, वो काम का करते हैं, तो वो किसी अथॉरिटी से करते हैं ना, तो इस वजह से हम इनके खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकते। पेरेंटल अथॉरिटी, अगर कोई पेरेंट्स आगे अगेंस्ट एक्शन लेता है, उनके पास पेरेंटल अथॉरिटी है। और कोजिएट अथॉरिटी वो होती है जो कि आपके टीचर्स के पास होती है। आपके टीचर्स आपके पेरेंट्स के बिहाफ पे कोई एक्शन लेते हैं तो भी हम कहते हैं कि वो टीचर्स इसका राइट था और इसकी ड्यूटी थी, उसने ये काम किया। तो कोई जुडिशल अथॉरिटी कोई जजेस के बिहाफ पे कोई काम कर दे, ठीक है, जो करते हैं हमारे पब्लिक सर्वेंट ही करती है ना जाके। आगे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, जिसमें कंसेंट होती है। किसकी कंसेंट होती है? विक्टिम की। उसको पता होता है कि ये काम हो जाता है। ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया जो है ये एक मैगजीम है। इसका मतलब है कंसेंट ऑफ डिफेंस, यानी कि ये डिफेंस बन जाती है जब उसके काम को पता हो ये एक्ट हो सकता है। उसके अलावा इनविटेबल एक्सीडेंट जो कि बाय चांस होता है, इसमें कोई आपकी गलती नहीं होती। आगे है हाउ टू डिस्चार्ज। हाउ टू डिस्चार्ज टोट, यानी कि कोई भी टोट है वो कैसे डिस्चार्ज होता है। इसके डिफरेंट मोड्स हैं। द टोट कैन बी डिस्चार्ज बाय डिफरेंट मोड्स लाइक डेथ ऑफ प्लेंटिव। जब प्लेंटिव की डेथ हो जाती है तो भी हमारा जो टोट है वो डिस्चार्ज होता है, हो जाता है। वेवर बाय इलेक्शन, यानी कि जब एक काम करता है या तो वो कहता है कि मुझे कंपनसेट कर दो या मुझे डैमेजेस कर दो, दोनों में से एक करता है तो फिर वो वेवर हो जाता है। एक काम वो छोड़ देता है, ठीक है, वो डैमेजेस छोड़ेगा या कंपनसेशन छोड़ेगा। तो रिकवरी बाय फॉर द जजमेंट, या फिर वो रिकवरी करवा लेता है पहले ही जजमेंट से, इनके बाय कोर्ट। वो क्या करता है, पहले ही अपने डैमेजेस क्लेम कर चुका होता है तो मज़ीद और नहीं कर सकता। तो भी टोट जो डिस्चार्ज होता है एक्विसेंस होता है, जिसके अंदर नॉट एनी एक्शन, नॉट टेक एन एक्शन, यानी कि उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले, जिसने रॉन्ग कमिट किया है वो खुद ही वेव कर देता है। कोई एडवोकेट नहीं करता, कोई सुट फाइल नहीं करता, वो वेव कर देता है। अकॉर्ड एंड सर्टिफिकेशन, या तो पार्टीज खुद में आपस में सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है आपने हमारा लॉस किया, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम ना करेगा। या फिर कोई भी ऐसी डैमेजेस आपने हमारा लॉस किया, आप इसके या फिर में रिलीफ ये दे दें। कोई भी पार्टीज आपस में आउट ऑफ कोर्ट डिसाइड कर लें तो इससे सेटिस्फिकेशन कहते हैं। लिमिटेशन ऑफ द स्टैचूट, अगर लिमिटेशन जो हमारे स्टैचू की है वो खत्म हो जाए, जैसे कि टाइम है ना स्टैचू के अंदर डिफाइन, एक 1 ईयर के अंदर आप केस फाइल कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा टाइम गुजर गया तो आप क्लेम नहीं कर सकते। तो भी हमारा टोट जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। ये कुछ मोड्स हैं इनके ज़रिए हमारा जो टोट है वो डिस्चार्ज होता है। डेथ ऑफ प्लेंटी, वेवर बाय इलेक्शन, जजमेंट, एक्विसेंस, अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन, लिमिटेशन ऑफ द स्टैचूट। अच्छा, तो आगे है ईसमेंट। ईसमेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे भी। An easement is a Latin word which means legal right of the way over the another property, eslamentum। ईसमेंट जो होती है एक लातीन वर्ड है जिसका मतलब होता है लीगल राइट, लीगल राइट किसी की अनदर प्रॉपर्टी में। आपका राइट किसी के दूसरे की प्रॉपर्टी में जो राइट होता है उसे हम कहते हैं आइसलामेंटम, ठीक है। ये क्या लातीन वर्ड आइसलामेंटम, जिसका मतलब है आपका राइट ओवर अनदर प्रॉपर्टी, से दूसरी की प्रॉपर्टी में आपका राइट कहलाता है ईसमेंट। अब ईसमेंट जो होती है वो उसकी कई काइंड हैं, जिसमें हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव ईसमेंट, नेगेटिव ईसमेंट। पॉजिटिव ईसमेंट जो कि आपको खुद दे देते हैं, नेगेटिव ईसमेंट जो आप बाय कोर्ट लेते हैं, कंटिन्यूस ईसमेंट जो मुसलसल चलती जाती है तो भी वो आपका राइट बन जाती है। अगर इस कंटिन्यूस ईसमेंट जो कि सम टाइम आप यूज़ करते हैं, मोस्टली आप यूज़ नहीं करते। पब्लिक ईसमेंट जो कि सब लोग यूज़ करते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता, तो कोई रोकता है तो वो ईसमेंट राइट आपका बन जाता है। प्राइवेट राइट जो उनका आपको किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी की, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में राइट हो, उसे ईसमेंट राइट कहते हैं। सब ऑर्डिनेट ईसमेंट, नेसेसिटी एंड ईसमेंट जो कि
सबऑर्डिनेट हो किसी के राइट के साथ और नेसेसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि हमारी ज़रूरत हो उस इन्वेस्टमेंट को लेने के लिए, तो भी कोर्ट कहती है कि आपका राइट और आप इसे क्लेम कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो दूसरे के प्रॉपर्टी में हमें ज़रूरत होती है, हम उसके बगैर अपनी प्रॉपर्टी को भी इंजॉय नहीं कर सकते। ये ऐसा राइट है, अगर फर्ज करें कि आपका एक घर है, आप उस घर में रहते हैं और आपका जो रास्ता है वो बंद हो गया है या सड़क बन रही है या गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, ठीक है, तो आप दूसरे के प्रॉपर्टी से गुजर के आ सकते हैं। या आप किसी रेंट पे रहते हैं, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो है, इसमें से आपने ज़ाहिर सी बात है हवाई जहाज़ के ज़रिए थोड़ी ना जाना है, किसी की सीढ़ियों के ज़रिए जाना है, तो जो रास्ता आप यूज़ करते हैं उसे मिसमेंट राइट कहते हैं, ओवर अनदर प्रॉपर्टी में जो राइट होता है। तो ये इसकी भी आपको बताया काइंड्स है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, पब्लिक, प्राइवेट, नेसेसिटी, ये सब इसकी काइंड्स ही हैं सब। आगे हम तो ग्रांट करते हैं, ग्रांट जो होता है या तो एक्सप्रेस ग्रांट होता है या इम्प्लाइड ग्रांट होता है। तो पार्टीज कहती हैं कि एक्सप्रेसली ठीक है आप यूज़ कर लें राइट ऑफ वे, या तो आप खुद इम्प्लाइडली कुछ भी नहीं कहती ना वो रोकती हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाय एग्रीमेंट भी हो सकता है कि आपका उनके साथ एग्रीमेंट हो जाए, नेसेसिटी या कोई नेसेसिटी ज़रूरत हो तो भी आप इसमें क्लेम कर सकते हैं, या तो कोर्ट के ज़रिए या तो फिर पार्टी से खुद से पर्सनली आप उनसे बात कर सकते हैं। प्रेस्क्रिप्शन, अगर कोई चीज़ आप 20 साल से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, 20 साल से ज़्यादा आप उसका यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका राइट बन जाता है कि आप उसको कोर्ट में इन्फोर्स करवा सकते हैं। ये नो ड्यूटी इस्लाम में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो पहले प्रैक्टिस चलती थी ये ओवर द वर्ल्ड चलती है, वो प्रेस्क्रिप्शन को ऐसे माना जाता है कि 20 साल अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई जगह यूज़ कर रहे हैं, वो आपका इसमें राइट बन जाता है। कस्टम जो कि मोस्टली लोगों का, कोई जगह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि समुद्र के अंदर मछलियाँ पकड़ना, आप सभी पकड़ते हैं, कस्टम में रवाज है, तो कोई रोक नहीं सकता आपको, ये आपका राइट है, किसी एक पर्सन को रोक नहीं सकता, सभी करते हैं, तो कस्टम है तो ये भी आपका इसमेंट का राइट कहलाता है। आगे इसके अंदर कुछ पार्टीज होती हैं जो इसमेंट में नाम हमें पता होने चाहिए। सर्वियंट ओनर वो होता है जिसने सर्व करना है, जिसकी हेरिटेज आपने यूज़ करनी है, ठीक है, जो हेरिटेज यूज़ होनी है, जो जगह यानी कि ये सीढ़ियाँ, ये सर्वियंट ओनर की हेरिटेज है, ये उसकी सीढ़ियाँ हैं जो ये यूज़ हो रही है। सर्वियंट हेरिटेज जो है इसे हम कहते हैं सर्वियंट हेरिटेज है, ओके हुआ। और इसके अलावा डोमिनेंट ओनर वो ये जिस प्रॉपर्टी में ऊपर वाले पोर्शन में जिसने जाना है वो उसकी डोमिनेंट ओनर है, जिसकी प्रॉपर्टी में है जिसमें उसे जाना है, और डोमिनेंट हेरिटेज है जिस प्रॉपर्टी में उसने जाना है, ठीक है। ओनर और तो आपको पता लग ही रहा है कि ओनर किसका होगा, सर्वियंट ओनर जो सर्व कर रहा है उस जगह का ओनर, और जिस जगह जाना है वो डोमिनेंट हेरिटेज का ओनर। अच्छा, तो आगे मोड ऑफ इस्टमेंट है, कुछ मोड है जिसके ज़रिए जो रिवोक हो जाती है, हमारी एक्सटिंक्शन हो जाती है, इस्टमेंट का राइट ख़त्म हो जाता है बाय रिवोकेशन, यानी कि आपस में वो या तो एग्रीमेंट के ज़रिए कर देते हैं खुद ही, या वो रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। जब उनका पर्पस ख़त्म हो जाता है, जैसे कि प्रॉपर्टी का मैंने आपको बताया, जब वो रास्ता ठीक हो जाता है ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाते हैं, कोई एग्रीमेंट किया हुआ स्पेशल टाइम के लिए 5-7 साल के लिए, जब वो 5-7 साल कंप्लीट हो जाती हैं तो वो रिवोक हो जाता है ऑटोमेटिकली। एक्सटेंशन बाय एक्सपायरेशन ऑफ टाइम, ये भी मैंने आपको बता दिया, भी वही टर्मिनेशन ऑफ नेसेसिटी, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तब भी इसमेंट का राइट ख़त्म हो जाता है। यूजलेस ऑफ इसमेंट, जब वो गलत इस्तेमाल करें, यानी कि इसमेंट उन्होंने अगर दे ही दिए, चाहे एग्रीमेंट दी है, जैसे भी दिया, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड ग्रांट कर ही दी है, तो फिर उसका गलत यूज़ करें तो भी इसमेंट का राइट ख़त्म हो जाता है। जितना यूज़ उतना करें, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। आगे परमानेंट रेजिडेंट सर्वेंट हेरिटेज, जो सर्वेंट हेरिटेज है, जहाँ जिसकी सीढ़ी से आप गुजर के आते थे, अब उसने क्या किया है कि उसने सीढ़ियाँ ख़त्म कर दी हैं, तो उसकी जो चेंज आ गया उसके मकान में, तो फिर वो क्या करता है, तो भी आपका ईसमेंट का राइट ख़त्म हो जाता है। आगे है ईसमेंट बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ आइदर प्रॉपर्टी, दोनों में से या तो सर्वियंट ओनर की या तो सर्वियंट हेरिटेज की प्रॉपर्टी जो है वो यानी कि सर्वियंट हेरिटेज या डोमिनेंट हेरिटेज, दोनों में से किसी एक को लॉस हो जाए, डिस्ट्रक्शन यानी तबाह हो जाए, तो भी ईसमेंट का राइट ख़त्म हो जाता है। और यूनिटी के साथ भी ओनरशिप जो होते हैं वो ओनर करती हैं आपस में, सर्वियंट ओनर और डोमिनेंट ओनर यूनिटी के साथ भी ईसमेंट का राइट ख़त्म कर देते हैं। टर्मिनेट कहती होती है व्हेन द एक्सप्रेस एग्रीमेंट मर्ज एंडिंग ऑफ नेसेसिटी, या तो वापस में एग्रीमेंट
उन्होंने जो एग्रीमेंट किया होता है एक्सप्रेसली वो ख़त्म हो जाए तो भी टर्मिनेट हो जाती है, उसका टाइम लैप्स ऑफ टाइम हो जाए, मर्ज हो जाए, दोनों की प्रॉपर्टी एक हो जाए तो भी टर्मिनेट हो जाती है, एंटी कॉम्प्लिसेंसी ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो भी टर्मिनेट हो जाती है। अगर फर्ज करें कि आपका राइट है, आपको ज़रूरत है, नेसेसिटी है, आपको ग्रांट नहीं की जा रही, तो फिर आप क्या करेंगे? आप इंजंक्शन कोर्ट ऑर्डर लेंगे, डैमेजेस लेंगे जितना आपको लॉस हुआ है उसकी वजह से, सेल्फ हेल्प खुद से कोशिश करेंगे लेने की, अबैटमेंट करेंगे किसी के साथ, यानी कि किसी को कहेंगे कि मुझसे प्रॉपर्टी लेकर दे, डिक्लेरेटरी रिलीफ लेंगे, कोई ना कोई रिलीफ से क्लेम करेंगे, रेस्टोरेशन ऑफ दिस ईसमेंट रिस्टोर करेंगे कि कोर्ट से कहेंगे कि इस प्रॉपर्टी को अगेन रिस्टोर करवाएं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, या आप उससे कोई स्पेसिफिक काम करवाएंगे कि इसकी वजह से मुझे लॉस हुआ, ऐसे कहीं परफॉर्म करे तो भी मेरा जो लॉस है वो कंप्लीट होगा। ठीक हो गया, ये रेमेडीज अवेलेबल हैं, डैमेजेस, इंजंक्शन, सेल्फ हेल्प, अबैटमेंट, डिक्लेरेटरी रिलीफ, डिस्टोरेशन ऑफ ईसमेंट एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अच्छा, तो लास्ट पे है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को भी देख लें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो कि किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, जैसे कि अब एक तो मैन्युफैक्चरर है ना जो ट्रेडिंग करता है, जो चीज़ लेता है मार्केट में सेल करने के लिए, ये सेल करता है, जो सेल करता है उसे हम कहते हैं रिटेलर। ठीक है, रिटेलर या रीसेलर कह लें, जो रीसेलर से जो पर्सन लेता है उसे कंज्यूमर कहते हैं। अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन है कि अगर कंज्यूमर ने कोई चीज़ ले ली है तो उसके पास क्या क्या राइट है, कि एक कस्टमर के पास क्या क्या राइट है वो जो क्लेम कर सकता है। सबसे पहले तो उसके पास राइट ऑफ सेफ्टी है, उसको राइट ऑफ सेफ्टी का, वो कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ परचेज करता है उसको राइट है, उसका ये राइट है कि उसको सेफ्टी के, उससे सेफ्टी हो, उसकी प्रोटेक्शन हो, उससे उसे लॉस ना हो। उसके बाद राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये भी उसका राइट है कि उसको कंप्लेंट इन्फॉर्म किया जाए, और ये भी उसका राइट है कि उसको अगर कोई क्लेम करना चाहता है तो उसकी जो शिकायत है उसे सुना जाए, हेयर्ड का राइट है। और उसके अलावा सीक्रेट एड्रेस है, और अगर उसे कोई इशू क्रिएट, अगर कोई इशू है प्रोडक्ट में तो उसे वो एड्रेस कर सके, ये भी उसका राइट है। और उसके अलावा कंज्यूमर को कंप्लीट एजुकेट किया जाए कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ें हैं, ये इसमें अच्छी बातें हैं, ये इसमें यानी कि इसके मिस यूज़ हैं और ये इसके गुड यूज़ हैं, जो भी इसके यूज़ हैं। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करता, इसके राइट की वायलेशन करता है, तो कंज्यूमर का राइट है कि वो क्या करे, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर केस फाइल करे, या तो रिपेयर का या रिप्लेस का, या रिप्लेस करके दे या रिफ़ंड करे, यानी कि उसे वापस करे या कंपनसेट करे। तो ये उसके राइट हैं, रेमेडीज़ अवेलेबल हैं कंज्यूमर के पास। ठीक है, और ये प्रोविंशियल लेवल पे भी गवर्नमेंट से अपील की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर कोर्ट बनाए, ताकि जो कंज्यूमर के राइट उनकी वायलेशन ना हो। प्रोविंशियल लेवल पे सिविल यानी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कंज्यूमर कोर्ट्स होती हैं जो कि हमारी इस कंप्लेंट को वर्क करती हैं। ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही। टोटल आके अंदर यही था कि डैमेजेस ही क्लेम कंज्यूमर राइट हो, या पीसमेंट राइट हो, या कोई डॉट कमिट हो, ज़्यादा इसमें डैमेजेस की बात ही आती है। ये 2-3 हमारी मैगजीन्स रह गई हैं, ये जब पढ़ लें एक बार। डेमनम सिन इंजूरिया। डेमनम सिन इंजूरिया वो ऐसी लैटिन मैगजीन है जिसके अंदर आप डैमेजेस आपको होता है लेकिन मॉनेटरी लॉस होता है, यानी कि आपके कह लें कि फाइनेंशियल लॉस होता है। जैसे कि आपका स्कूल है, आपके स्कूल के सामने किसी दूसरे पर्सन ने स्कूल बना लिया, आपको फाइनेंशियल लॉस तो हुआ है लेकिन आपका लीगल राइट तो वायलेट नहीं हुआ ना, तो आप कह सकते हैं कि डेमनम सिन इंजूरिया है। ठीक है, और इंजूरियस इन डैमनम वो होता है जिसके अंदर आपकी इंजरी होती है वो लीगल राइट की। इंजूरियस इन डैमनम से पता लग रहा है इंजरी विदाउट डैमेजेस, यानी कि अब फ़र्ज़ करें कि आप वोट कास्ट करने गए, आपको रोक लिया गया और उसमें आपकी पार्टी जीत जाती है, आपका नो डाउट कि आपकी पार्टी जीत गई, लेकिन आपका लीगल राइट तो वायलेशन हुआ है, आपको वोट नहीं कास्ट करने दिया किसी भी वजह से, तो भी आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। इट वाज योर राइट। यू बी जैसी भी रेमेडियम, यानी कि वेयर देयर विल बी लीगल राइट देयर मस्ट बी रेमेडी, जहाँ भी आपका लीगल राइट होगा वहाँ पे आपकी लीगल रेमेडी मस्ट अवेलेबल होगी।
सही है। देयर इज़ अ नो लीगल राइट, देयर इज़ अ नो रेमेडी, देयर इज़ अ लीगल राइट वेयर इज़ अ लीगल रेमेडी। तो यू कैन क्लेम इफ़ यू हैव अ लीगल राइट। ठीक हो गया, ये सब कुछ आपने पढ़ लिया है। तो यही टोटल लॉ के अंदर इम्पोर्टेंट है। एसेंशियल्स वगैरह हैं जिसमें आप क्लेम करते हैं, पनिशमेंट है, और उसके अलावा ज़्यादा नहीं है, कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है ये, स्मॉल सा टॉपिक है, शॉर्ट सा टॉपिक है, एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो जो को इम्पोर्टेंट है मैं सब इस लेक्चर्स में डाल दिए हैं। मुझे नहीं लगता अब कोई चीज़ रह गई हो गई, जो रह गई हो आप कमेंट में बता दिया करें, हम इंशाल्लाह उस टॉपिक पे वीडियो बना दिया करेंगे। बाकी टोटला को कंप्लीट पढ़ना समझना बहुत अहम है। मोस्ट स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता ये है क्या चीज़ है। बस ये यही चीज़ है कि सिविल केसेस होते हैं जिसमें आप डैमेजेस क्लेम करते हैं, वही आपको पता नहीं चाहिए कैसे क्लेम करने हैं। प्रोसीजर हम सिविल का प्रोसीजर सीपीसी में पढ़ेंगे, उसकी वो अलग से सेपरेट वीडियो बनेगी। ठीक है, तो आज के लिए क्लोज करते हैं इस क्लास को, वाइंड अप वो करते हैं। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।